Hello, this is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने अपने चैनल में एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड्स अभी सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उस एग्जाम में वो एमसीक्यूज आपसे पूछने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर का रिवीजन भी करा रहे हैं। क्विक रिवीजन, ऐसा रिवीजन जो कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए, ऐसा रिवीजन करा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि एग्जाम्स में अगर एमसीक्यूज आएंगे तो उनके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था ना, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। इससे पहले वाला जो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्विक रिकैप हमने किया था। आज क्या करने वाले हैं सर, आज हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का सोर्स कहां से है, तो मैंने नेट से डायरेक्टली ये क्वेश्चंस उठाया है। मेरे खुद के क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन मुझे क्वेश्चंस ऑथेंटिक लगे तो मैंने उठा लिया है। तो आपका समय वेस्ट किए बिना आपको मैं ले चलता हूं क्वेश्चंस वाले स्लाइड पर। ओके, आई होप सबको ये स्क्रीन विजिबल होगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फिजिक्स एमसीक्यू फॉर क्लास 112, ये लंदर फंदर ये हटाते हैं, बस इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा दिख जाऊं। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो भी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं उसको उसी समय बता दूंगा। Whenever the magnetic flux linked with an electric circuit changes, an EMF is induced in the circuit. This is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक डेफिनेशन होता है कि किसी कॉइल में से लिंक होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ये मुझे लगता है कि अगर ये आपने क्लास 9 क्लास 10th में जरूर सुना होगा, फैराडेज लॉ। तो ये बेसिकली फैराडेज लॉ ही। तो क्वेश्चन 1 वाज क्वाइट इजी। क्वेश्चन 1 अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे देश के कोई भी बच्चे फेल नहीं होंगे, मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको ये पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे ही डाउट है, तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा और एफर्ट अप्लाई करेगा। उसने 9th भी ऐसी हवा में पार कर दिया, 10th भी ऐसी हवा में पार कर दिया, 11th और 12th ऐसा मत करने देना, क्योंकि ये करियर बिल्डिंग स्टेज होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब यहाँ पे ना इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं जहां से ये इंड्यूस्ड चार्ज मिल जाएगा। हम क्या जानते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखूं तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग वो होता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन मैग्नेटिक टाइम का, चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। मैं कोई माइनस माइनस डायरेक्शन का खेल नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने ई का मैग्नीट्यूड लिखा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ को करंट के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो इस ईएमएफ को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या, करंट इनटू कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ तो आर होगा। ऐसा मान लो कि कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ तो स्मॉल आर है, तो आई इनटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल सही है सर, लिख सकते हैं। और आई, सर आई तो हमने बचपन में पढ़ रखा था ना, आई जो होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है इनटू स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसको अगर थोड़ी सावधानी के साथ कैंसल आउट किया जाए तो दिस डेल्टा टी कैन बी कैंसल फ्रॉम दिस डेल्टा टी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वी हैव वन इक्वेशन, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन, दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। डेल्टा क्यू मतलब चार्ज हो गया, इसको इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। तो इंड्यूस चार्ज जो है वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है। इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे ये डिपेंड नहीं करता, चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, दिख रहा है सर। टाइम, टाइम का तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे टाइम तो नहीं है अपने पास। ठीक है,
अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, सर इस पे भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। अपने को क्या करना है, किस पे, किसके इंडिपेंडेंट है ये बताना है ना। तो किसके इंडिपेंडेंट है, तो अगर आप देखोगे तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो चुका है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू। अब ये प्लंज्ड इनटू, इतना भारी वर्ड जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी डर गया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स पढ़ा करें। फिजिक्स आप पढ़ोगे ना तो आपकी जो इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। प्लंज्ड इनटू का मतलब होता है हरिडली मूव करना। अगर तेज तेज रफ्तार से मूव कराया जाए उसको बोलते हैं प्लंज्ड इनटू। इसका मतलब है एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड हरीडली इनटू अ कॉइल। ठीक है, फुल स्टॉप। द स्ट्रेंथ, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। द स्ट्रेंथ, मैं दुनिया थोड़ी बड़ी कर देता हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर एक मैग्नेट को, मैग्नेट ही था ना, मैग्नेट था, क्या था, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू अ कॉइल। अगर एक मैग्नेट को तेजी से कॉइल के अंदर लेके जाया जाए या कॉइल के तरफ लेके जाया जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। देखो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है ना। तो अगर इसका मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ अगर आप चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज किया जा सकता है, तो मैग्नेट के स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप चेंज करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाएगा। फ्लक्स हम ऐसा लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है, बी को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, या बी और ए के बीच का जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर दो, या नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप चेंज कर दोगे तब भी आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। अच्छा, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, तुम अगर देखोगे तो ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स जो है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये लिखते हैं ना सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई अपॉन डी टी। अब ये फ्लक्स अगर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर ये बोलते कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करेगा क्या, हाँ, तो इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब फ्लक्स भी डिपेंड नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसके इंडिपेंडेंट हमारा आंसर रहने वाला है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। सेकंड में स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव, तुम जितना ज्यादा स्पीड से मैग्नेट को मूव कराओगे डीटी का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। डीटी का वैल्यू कम मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, तो स्पीड पे तो डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाते हैं। तुम्हें पता होगा कहीं पर भी अगर ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हायर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर पोटेंशियल वाले रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक ईएमएफ बना रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फैराडेज लॉ नहीं है, ये आगे जाके मैक्सवेल में ये सब कहानी आएगी, ये फैराडे लॉ नहीं है, तो ये फैराडे तो नहीं था सर। फैराडे में हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी में है मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के चारों तरफ फील्ड दिखता है, ये तो बायट-सावर्ट्स लॉ में आता है, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए पहले ही मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, a moving conductor coil, a moving conductor coil produces an induced EMF, this is accordance with, अगर एक मूविंग कंडक्टर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो दिस इज अकॉर्डेंस विद फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक कंडक्टर है और कंडक्टर कॉइल है और वो मूव कर रहा है, मतलब उसमें से फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज हो रहा होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है।
अब ये किसकी कहानी होती है? ये तो फैराडेज लॉ हुआ ना, कि अगर कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो there will be an induced EMF in the coil, and if the coil is a closed loop then an induced current will be seen. लेंजेस लॉ ना डायरेक्शन बताता है। लेंजेस लॉ क्या है? फैराडेज लॉ में जो करंट बनता है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो लेंजेस लॉ से फाइंड आउट करते हैं। तो लेंजेस लॉ और फैराडे लॉ दोनों लिखा है, फिर भी हम क्या करेंगे? फैराडे लॉ मार्क करेंगे, क्योंकि फैराडे लॉ इज द बेसिक लॉ। लेंजेस लॉ को यूज करके आप क्या कर सकते हो? उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। कुलम्स लॉ होगा नहीं, कुलम्स लॉ तो चार्जेस की कहानी यहां कहां आ गई। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ये मैक्सवेल की कहानी है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये भी यहां पर आएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, अब व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 6? अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, a coil of insulated wire is connected to a battery। एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर का, ठीक है, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इफ इट इज टेकन टू अ गैल्वेनोमीटर, अगर उसको गैल्वेनोमीटर के पास लेके जाएंगे, इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा बहुत मिसिंग है। एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं? एक कॉइल है ऐसा जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया मतलब इसमें क्या हो रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा। अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो होता है वो तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इसके पास में क्या करना है? इसके पास में एक और कॉइल लाके रख देना है, और इस कॉइल में अपने को क्या करना है? एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देना है। तो ये बोला गया है कि इफ इट इज टेकन टू गैल्वेनोमीटर, इफ इट इज टेकन टू अ कॉइल इन विच अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, देखो थोड़ा बहुत तो एरर हो सकता है क्योंकि नेट से कॉपी किया गया है। इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इस वाले कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। अगर कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर ए तो लग रहा है। द कॉइल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। देखो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है, नो डाउट, लेकिन यहां पर जो फ्लक्स का चेंज आया है वो इसके मोशन के कारण आया है। वो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है। मैग्नेट के जैसा ये बिहेव करेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसको नहीं बोलेंगे, तो ये गलत है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर चेंज, ये भी गलत बात है। गैल्वेनोमीटर वाले में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज भी कर दोगे और इसमें अगर कोई चेंज नहीं करोगे तो फ्लक्स लिंकेज, इफ इट इज टेकन गैल्वेनोमीटर पॉइंटर डिफ्लेक्शन, हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द गैल्वेनोमीटर, तुम अगर गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज करोगे ना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो चेंज होगा और कोई इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन आ रहा है इंड्यूस करंट के कारण, एंड नन ऑफ दीज तो गलत होगा। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं सर लेंजेस लॉ से लगा के। लेंजेस लॉ से आप इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो। वो जो इक्वेशन आप लिखते हो E इज इक्वल टू माइनस में d∅b अपॉन dt, तो ये जो माइनस होता है, माइनस इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ, एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द cause, the cause of induced EMF, whatever is the cause of induced EMF, the direction of induced current will be such that it has to oppose its cause only, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ तो वहां पर आता है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में, तो ये तो होगा नहीं। बायोट-सावर्ट्स लॉ ऑफ फील्ड का कैलकुलेशन है, ये भी होगा नहीं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से तो आप क्या करते हो? फोर्स का या फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखोगे, the self inductance of a coil is a measure of। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ना, जब एक कॉइल है, ऐसा कॉइल है, इस कॉइल में अगर आप करंट पास कराना स्टार्ट करते हो, तो जैसे आप इस कॉइल में करंट पास कराना स्टार्ट करोगे, यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। अब अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होना स्टार्ट होता है तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना स्टार्ट होता है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ वो क्या करेगा? करंट के बढ़ने को या करंट के चेंज होने को अपोज करेगा। तो ये क्या कर रहा है? इस करंट के कारण, ये बढ़ते हुए करंट के कारण अगर यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था
तो ये बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा ना, तो ये क्या करता है, इसको चेंज नहीं पसंद है, तो चेंज नहीं पसंद है मतलब ये क्या कर रहा है, ये एज अ इनर्शिया बिहेव करता है। जैसे आप बोलते हो ना कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसके पास ज्यादा इनर्शिया है, उसको चलाना भी मुश्किल है, उसको रोकना भी मुश्किल है, तो वैसा ही यहाँ पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल को नहीं पसंद कि कोई इसके फ्लक्स को चेंज करे, तो चेंज इन फ्लक्स को ये अपोज करेगा, तो अपोज करने के प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन ऐसा कुछ हम तो जानते नहीं भाई, ऐसा कुछ तो एनसीईआरटी बुक में कभी लिखा नहीं है, तो ये नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कि अगर तुमने कॉइल से फ्लक्स चेंज किया तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है सर। इंड्यूस करंट, अब ये इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ तो तब होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ कॉइल, क्वेश्चन नंबर 9 इज द कॉइल इन रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड फ्रॉम डबल इंसुलेटेड वायर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ। देखो कॉइल्स जो होता है ना वो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्सेस कहां पे यूज होते हैं सर, रेजिस्टेंस बॉक्सेस हम यूज करते हैं फिजिक्स के लैब्स में। जो भी रेजिस्टेंस का आपको चाहिए होगा ना सर्किट, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, जैसे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया आपने, या कोई और अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आप लैब जा रहे हो, अगर कोरोना ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया है और स्कूल आपका जिंदा है, अगर लैब जाते होगे तो आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा जहां पर वो रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज करना सिखाते हैं। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है ना, की टाइप का होता है, की आप बाहर निकालो, जितना की बाहर निकालोगे उतना सर्किट में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अगर अंदर देखो, की के अंदर अगर देखोगे ना, तो ऐसे कॉइल्स होते हैं। एक कॉइल ऐसे होगा, ठीक है, एक कॉइल ऐसा होगा, मान लो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, तो इसी में कनेक्टेड क्या होगा, एक दूसरा कॉइल होगा, इसी से कनेक्टेड एक दूसरा कॉइल होगा, और इसमें करंट के डायरेक्शन क्या होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं, एक कॉइल ऐसा, एक कॉइल ऐसा। इस वाले में अगर करंट का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, तो इस वाले में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो तुम अगर इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे तो इसमें से फ्लक्स लिंकेज होगा, इसमें से फ्लक्स लिंकेज होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तुम रेजिस्टेंस वाला सर्किट सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम नहीं चाहोगे कि वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के कारण क्या हो जाए, कोई इंडक्टेंस आना स्टार्ट हो जाए। इसको बोलते हैं ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, एसी सर्किट में तुमने पढ़ा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है। अगर एल है तो एल को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिएक्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये सिर्फ एक कॉइल होता ना, सिर्फ एक अगर कॉइल होता, तो इस कॉइल के कारण क्या हो जाता, यहाँ पर फ्लक्स का चेंज होता, फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाता। अब अगर एक कॉइल में करंट ऐसा है और दूसरे कॉइल में करंट ऐसा है, तो एक के कारण अगर फील्ड ऐसा है, दूसरे के कारण अगर फील्ड ऐसा है, तो नेट फील्ड अगर आप देखोगे तो नेट फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट फील्ड का वैल्यू जीरो हो गया, तो जो नेट इंडक्टेंस, जो नेट सेल्फ इंडक्टेंस यहां पर जनरेट होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब आप सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, आप कोई इंपीडेंस वहां पे नहीं लाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को नलिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे कॉइलिंग की जाती है, एक कॉइलिंग ऐसा और दूसरा कॉइलिंग ऐसा। इसमें क्या होगा, इस वाले कॉइल का करंट फील्ड ऐसा था, इस वाले कॉइल के करंट फील्ड ऐसा था, दोनों फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए सर, 10 में क्या है, two pure inductors each of self inductance L are connected in series, the net inductance is, ये याद रखने वाली बात होगी, जब भी दो कॉइल्स को ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें L इक्विवेलेंट वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में क्या करते थे, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में अगर होता था तो ऐड कर देते थे, तो इंडक्टेंस में भी क्या करेंगे, इसका इंडक्टेंस और इसका इंडक्टेंस ऐड कर देंगे, तो इसका इंडक्टेंस अगर L है, इसका इंडक्टेंस अगर L है, तो इस सर्किट का जो नेट इंडक्टेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ L का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ L। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, लेंजेस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ जो है ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट करता है। कैसे सर, मान लिया जाए ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है,
और इसके सामने मैंने क्या कर दिया, एक कॉइल को लाके प्लेस कर दिया है। अब मेरा जो डायग्राम है, जो मेरी डायग्राम बनाने की कैपेसिटी है वो बहुत ही बुरी है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा बियर विथ माय डायग्राम्स। मान लेते हैं एक ऐसा मैग्नेट है और उसके सामने एक ऐसा कॉइल रख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको पास ले जाना स्टार्ट करूं, अगर मैं इसको पास ले जाना स्टार्ट करूं, तो वो जो लेंजेस लॉ है ये बोलता है कि अगर मैग्नेट का पास आना, देखो यहाँ पे जितना ज्यादा मैग्नेट पास आ रहा है, फ्लक्स लिंकेज इसमें बढ़ता जा रहा है। तो इसमें फ्लक्स का चेंज कैसे हो रहा है, मैग्नेट के पास आने से। लेंजेस लॉ ये बोलता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज होगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण होगा, अपने को क्या करना है, उसी को अपोज करना है। तो अगर मैग्नेट ये मैग्नेट का पास लाना कॉज है, तो मुझे मैग्नेट के पास आने को रोकना है। तो मैग्नेट के पास आने को रोकने के लिए कैसे देखेंगे, अगर यहां पर नॉर्थ है, किसी कारण से अगर मेरे को यहां पर एक नॉर्थ पोल मिल जाए, तो इस वाले नॉर्थ और इस वाले नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैग्नेट के पास आने को रोका जा सकता है, अपने ही कॉज को अपोज किया। अब नॉर्थ आने के लिए अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर है, तो यहां पर अगर आपको नॉर्थ चाहिए, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को इस कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। अगर इस ऑब्जर्वर को इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो आपको पता होगा कि जहां पर भी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। अच्छा, अब ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे हुआ, मान लेते हैं कि यहां पर अगर नॉर्थ नहीं डेवलप होके अगर साउथ डेवलप हुआ होता, ठीक है। तो अगर साउथ डेवलप होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ के बीच में क्या है, अट्रैक्शन होने वाला है। इसका मतलब एक बार तुम ऐसे उसको झटका देके छोड़ दो, एक बार इफ यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स टू दिस मैग्नेट एंड लीव दैट मैग्नेट, जैसे ही तुम इसको छोड़ दोगे, वो विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी, कोई एनर्जी खर्च किए बिना अपने आप वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये विदाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी एनर्जी तुमको वर्क डन मिल रहा है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है ना, इसीलिए यहां पर नॉर्थ है तो यहां पर भी नॉर्थ होगा। इसका क्या मतलब है, अब अगर तुम इसको अंदर लेके जाना चाहते हो, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा इस रिपल्शन के अगेंस्ट, तभी वो इसको अंदर ले जा पाएगा। इसका मतलब लेंजेस लॉ जो है इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ मैग्नेट इज मूव्ड, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल 1 क्विकली स्लोली देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। देखो ये कॉइल है और ये बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट है, अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल, इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाना है। पहले क्विकली लेके जा रहे थे, क्विकली लेके जाओगे तो यहां पर क्या हो जाए, इंड्यूस ईएमएफ ये लिखते हैं E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब अगर तुम क्या करोगे, इस मैग्नेट को क्विकली लेके जाओगे, तो ये जो dt का वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा, मतलब कम टाइम पर आपने ज्यादा फ्लक्स का चेंज करा दिया। तो अगर ये dt का वैल्यू कम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब कॉइल 1 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ वो बड़ा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर तुम इसको स्लोली लेके जाओगे, स्लोली का मतलब क्या हो गया, तुमने dt को बढ़ा दिया, अगर dt बढ़ा दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। अब देख लो, लार्जर इन केस 1, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होता है उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होता है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। स्मॉलर इन केस 1, ये अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड वाला कैसे सही हो सकता है, इक्वल टू बोथ द केसेस, नहीं, ये रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है तो इक्वल तो होगा नहीं। लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द कॉइल, इस पे ये बेकार की बात है, इस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टाइम पर, किस टाइम पर कॉइल को मूव कराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, next question is question number 13. The law of electromagnetic induction have been used in the construction of a, देखो गैल्वेनोमीटर किस पे काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो काम करता है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल पर, तो ये तो होगा नहीं। वोल्ट मीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का ही कन्वर्जन वोल्ट मीटर पर करते हैं, तो ये होगा नहीं। इलेक्ट्रिकल मोटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो काम करता है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क और उसके कारण वो घूमने लगता है, तो ये भी होगा नहीं। जनरेटर,
ये जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। आप क्या करते हो, जब दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में एक कॉइल को रख देते हो और इस कॉइल को रोटेट कराना स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें से फ्लक्स लिंकेज होना स्टार्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के नाम से पढ़ते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल्स हैं, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ना ये फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। मतलब अगर सोलेनॉइड में होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे ये एरिया वेरिया हो जाता है, ये इसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। द रेट डिपेंड्स अपॉन ना, अच्छा, द रेट एट विच currents are changing in the two coils। देखते हैं रिलेटिव पोजीशन, देखो देखो देखो, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कॉइल को ऐसे रख दूं, अगर कॉइल को ऐसे रख दूं तो ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, अगर कॉइल को ऐसे रख दूं तो कम फ्लक्स लिंकेज होगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि किसी एक में करंट फ्लो कराओ और दूसरे में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो हम ऐसा लिखते हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब अगर करंट किसी और कॉइल में फ्लो कराएंगे और फ्लक्स किसी और कॉइल में देखेंगे, तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो ये रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, किस तरह से आपने कॉइल्स को अरेंज किया है उस पर डिपेंड करेगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। मटेरियल ऑफ द वायर, देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पर भी मटेरियल ऑफ द वायर तो नहीं आ रहा, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। करंट्स इन द टू कॉइल, दोनों करंट में क्या, दोनों कॉइल्स में क्या करंट फ्लो करेगा उस पर भी डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। एंड द रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग इन द टू कॉइल्स, देखो ये di by dt पर ये डिपेंड नहीं करता। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, जैसे जो रेजिस्टेंस होता था, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था, वो तो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता था ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होता है, इसके अरेंजमेंट, कॉइल्स के अरेंजमेंट या कॉइल्स के बीच का जो सराउंडिंग मीडियम है या इसके एरिया पे डिपेंड करता है, इन सब बातों पे नहीं डिपेंड करता। तो करेक्ट आंसर इज रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। ये एनसीईआरटी बुक में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है दो सोलेनॉइड के लिए, तो इसको मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, two identical coaxial circular loops carry current I, each circulating in the same direction। दो लूप्स है और दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो है सेम, मतलब इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर ही है, इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर ही है। राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, दोनों से अपने को फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। इफ द लूप्स अप्रोच ईच अदर यू विल ऑब्जर्व दैट करंट इन। अच्छा, अब अगर मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, अब इसको पास लेके आओगे तो इसमें से लिंक होने वाला जो फील्ड है या इसमें से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया मतलब फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है। अब अगर बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करना है, इसका मतलब क्या है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए जो इस वाले फील्ड को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो अगर इस वाले फील्ड को अपोज करना है मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे फील्ड का डायरेक्शन यहां कहीं पर चाहिए होगा। अब अगर तुमको फील्ड का डायरेक्शन यहां कहीं पर चाहिए तो उसके लिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा ना वो एक्चुअल करंट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर देखो एक्चुअल करंट के कारण फील्ड ऐसा था तो इंड्यूस करंट के कारण अगर फील्ड ऐसा होगा तभी तो वो उसको अपोज कर पाएगा। तो इसमें भी फील्ड कम हो जाएगा और इसमें भी फील्ड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी फ्लक्स बढ़ रहा है और इसमें भी फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ईच इंक्रीजेस नहीं ईच डिक्रीजेस होगा करेक्ट आंसर। 15 का करेक्ट आंसर इज बी। बाकी ऑप्शंस क्या है, ईच रिमेन सेम गलत बात है, वन इंक्रीजेस वेयर एज द अदर डिक्रीजेस गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। When current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, average voltage of 50 volt is produced। the self inductance है। अब तुमने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है L di अपॉन dt। ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है दैट इज L di अपॉन dt। अब यहां पर अगर देखोगे, मैं अगर एवरेज वैल्यू लिखूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस माइनस का झंझट नहीं लगाएंगे। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन टू बी 50 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एल। एल का वैल्यू इन्होंने कितना दिया, एल का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, एल रख दो। डेल्टा आई का मतलब हो जाएगा फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो 2 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर करोगे तो ये 3 एम्पियर आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। फिर से मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा क्योंकि अपने को चाहिए नहीं। और ये समय कितना है भाई साहब, समय है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में ये चेंज हुआ था। अब इस 0.1 को अगर आप उधर भेज दोगे तो 50 इंटू 0.1 हो जाएगा 5, 5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे ना तो 1.67 के जैसा आना चाहिए। तो 16 का करेक्ट आंसर इज पॉइंट ए, ऑप्शन ए 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस भी मैंने अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताया था ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कॉइल के अरेंजमेंट पे, दोनों कॉइल्स किस तरह से रखे हुए थे, कॉइल के खुद के डायमेंशंस पे, और सराउंडिंग मीडियम क्या है इस पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा कि कॉइल का डायमेंशन क्या है, कॉइल का शेप क्या है, और किस मीडियम पे रखा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। करंट पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, करंट पे वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर ये फ्लक्स जो है वो तो एल आई होता है सर, फ्लक्स तो अगर एल आई होता है तो एल जो है वो तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट होगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्लक्स का जो इंडक्टेंस का वैल्यू है वो फ्लक्स और करंट का रेशियो है। इसका मतलब सर अगर करंट को चेंज कर देंगे तो एल चेंज हो जाएगा क्या? आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और जब R का वैल्यू आप यहां पर लिखते थे V अपॉन I, तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये बाहर के वोल्टेज और उसके अंदर के करंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, V और I का रेशियो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो सर रो L अपॉन A है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर के एरिया और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसी तरह यहाँ पर ये करंट, ये फ्लक्स और I का रेशियो L के बराबर आ जाता है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कॉइल का नेचर, कॉइल का नेचर मतलब कॉइल का शेप, कॉइल का डायमेंशन, कॉइल किस मीडियम पे रखा हुआ है, इन बातों पे डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज इस पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, देख लेते हैं। टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। इंडिपेंडेंट में क्या है, सब पे ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। एक मिनट में बस चेक कर लूं भाई क्या था। द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, बिल्कुल सही है, करंट पे भी इंडिपेंडेंट है, इंड्यूस वोल्टेज पे भी इंडिपेंडेंट है, टाइम के भी इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के भी इंडिपेंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो करेक्ट आंसर को मैच कर सके, सब पे ये इंडिपेंडेंट है। मतलब चारों में से कोई भी टिक कर देंगे तो सही हो जाना चाहिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आएंगे, बोर्ड्स में इस तरह की गलतियां नहीं होती है, तो ऑनलाइन वाले हैं कुछ कुछ छाप देते हैं, बना देते हैं। मटेरियल बनाने में क्या जाता है, कहीं से उठा के डाल दो, मटेरियल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, मतलब n का वैल्यू उन्होंने दे दिया 500 स्क्वायर लूप्स है यहाँ पे, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर अगर एरिया है तो 10 इंटू 10 इसका 100 एरिया हो जाएगा। 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो dB अपॉन dt का वैल्यू, dB अपॉन dt का वैल्यू है 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखते हैं? ईएमएफ ये होता है ना सर, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन dt। और फ्लक्स को क्या लिखते हैं सर? फ्लक्स को लिखते हैं d अपॉन dt ऑफ, अब अगर ये नॉर्मल है मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इस केस में हो जाएगा, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला ये लिख दो, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये बोला गया है इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये मेरा ये एरिया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ होगा। तो अगर आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर और फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस वाले फैक्टर को हटा दो, कॉस सॉरी इस वाले फैक्टर को हटा दो, cos 0 क्या होता है? 1 होता है। अब b क्या है ना, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कहीं पे बोला था इन्होंने, नहीं सॉरी b कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो ना।
ए, अच्छा अब n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n a db अपॉन dt, n a db अपॉन dt। n का वैल्यू कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ n इज 500, द वैल्यू ऑफ n इज 500 एंड एरिया का वैल्यू इज 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एंड db अपॉन dt इज 1। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 10 टू पावर माइनस 4 से गायब, तो 5 वोल्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 18 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे दिया गया है, n इज इक्वल टू 100 बताया गया है, कैरीज अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो 5 मिली एम्पेयर्स का है, एंड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, फ्लक्स का वैल्यू दे दिया गया है 10 टू पावर माइनस 5 वेबर, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 5 वेबर। द इंडक्टेंस इज, फ्लक्स है, करंट है, n है, हम क्या जानते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, फ्लक्स है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई, ऐसा लिखते हैं। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो यहां पर क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू है, n का वैल्यू है, I का वैल्यू क्या नहीं पता सर, L नहीं पता, ठीक है, सबको अगर पुट कर दोगे, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स वाज 10 टू पावर, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज 10 टू पावर माइनस 5, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है, तो यहां पर एक 100 से लाके डिवाइड कर देंगे सर, एंड और क्या था, करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल इज 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करंट इज 5 मिली एम्पियर, मतलब मिली को क्या कर देंगे 10 टू पावर माइनस 3 कर देंगे, इक्वल्स टू L हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -3, ठीक है, ये -3 और ये कैंसिल करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये ऐसा आ रहा है 1/5 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू L। अब 1/5 इज 0.2, तो 0.2 इंटू 10 टू पावर -4, आंसर मिली हेनरी में, ये हेनरी में आ गया हमारे पास। अब इसको मिली में कैसे लाएंगे, मिली के लिए 10 टू पावर -3 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी, 2 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी या 2 मिली हेनरी हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब इसमें अगर कोई पूछेगा सर ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, तो भाई साहब आप महान हो इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, आप गलत इंसान से पूछ रहे हो। इस तरह के आंसर के लिए आपको, मतलब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा, ये बाबा नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, the north pole of a long bar magnet was pushed into a short solenoid connected to a galvanometer। अच्छा, क्वेश्चन आगे भी है, क्वेश्चन क्या है, मैग्नेट वॉज हेल्ड स्टेशनरी फॉर फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देना है, ये एरो का मतलब गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको अपन अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे अंदर लेके जाएंगे, फिर क्या करने वाले हैं, स्लोली लेके गए थे, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पर स्लोली, पुश्ड स्लोली इनटू अ शॉर्ट सोलेनॉइड, तो ये मैग्नेट को स्लोली स्लोली अंदर लेके गए, वॉज हेल्ड स्टेशनरी, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अंदर छोड़ दिया हमने, फॉर फ्यू सेकेंड्स with the north pole in the middle of the solenoid and then rapidly and then withdrawn rapidly, फिर क्या करेंगे, इसको झटके से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, अब ये बोला गया है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वाज ऑब्जर्व्ड बाय, अरे भाई साहब जिसमें फ्लक्स का चेंज सबसे ज्यादा होगा वहां पर इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ मतलब सबसे ज्यादा इंड्यूस करंट, तो अगर तुम इसको स्लोली स्लोली लेके जा रहे हो, तो स्लोली स्लोली लेके जाओगे तो यहाँ पे dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर dt का वैल्यू ज्यादा हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ तो ये था ना d∅b अपॉन dt, तो अगर आप इसको स्लोली लेके जा रहे हो मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे रोक दिया, पहला ऑप्शन है मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मूविंग इनटू द सोलेनॉइड, इनटू द सोलेनॉइड में तो जाके इसमें रेस्ट में लाना है, ठीक है, एट रेस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। अब मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड क्यों होगा ना, मजेदार बात क्या है कि आप इसको झटके से बाहर निकाल रहे हो, विथड्रॉन रैपिडली, मतलब सिर्फ एक ये वर्ड ना तुम्हारे आंसर का, ये तुम्हारा जो आंसर है वो डिसाइड कर रहा है।
रैपिडली से अगर तुमने बाहर निकाल दिया मतलब तुमने dt का वैल्यू क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर dt का वैल्यू कम हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगा सबसे ज्यादा होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज्यादा है तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इज एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। यहां पे ना थोड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, अगर यूनिफॉर्म करंट यहां पर फ्लो करेगा ना, अगर करंट यूनिफॉर्म है तो इसमें से कोई फ्लक्स तो लिंक होगा ही नहीं। इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। फ्लक्स में चेंज तब आएगा जब इस करंट के कारण जो फ्लक्स यहां पर लिंक होगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस करंट के कारण जो फील्ड यहां पे बनेगा अगर वो चेंज होगा तब इसमें क्या हो सकता है, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो अब यहाँ पे ना इन्होंने ये नहीं बताया कि करंट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि करंट जो है ए से बी वाले वायर में करंट जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है सर, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। अगर ए से बी वाले में वायर में करंट बढ़ रहा है तो इसके कारण, इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां पर फील्ड क्या होता है, यहां पर फील्ड क्रॉस होता है और यहां पर डॉट होता है। अब अगर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इस डॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि फील्ड, करंट बढ़ रहा है मतलब यहां पे जो फील्ड है वो बढ़ रहा है। फील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब इसमें से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा, इसमें से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। तो बढ़ता हुआ फ्लक्स अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा हो सके जो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करना है मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करना है। कैसे अपोज कर पाएंगे, अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे जो इंड्यूस करंट के कारण फील्ड है वो क्रॉस क्रॉस डेवलप हो जाए। तो इस बढ़ते हुए फील्ड को आप क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। बढ़ते हुए फील्ड को कम कर दिया मतलब आप जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आप चेंज इन फ्लक्स है उसको कम कर पाओगे। तो अगर आपको करंट क्रॉस चाहिए, अगर आपको करंट क्रॉस चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर इस वाले लूप में करंट ऐसे क्लॉकवाइज होगा, करंट ऐसे क्लॉकवाइज होगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्रॉस चला जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। तब आप क्या कर सकते हो, बढ़ते हुए फील्ड को अपोज कर सकते हो या बढ़ते हुए चेंज को, चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सकते हो। यही अगर ये गिर रहा होता, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता। बात समझ में आया क्या। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज, ये बाकी स्ट्रेट लाइन, नो इंड्यूस ईएमएफ इज, ओ ये भी तो है ना, नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। अब देखो अगर करंट कांस्टेंट है, सॉरी अगर करंट कांस्टेंट है जो गिवन है, फालतू का मैंने क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के बता दिया, करंट चेंज ही नहीं हो रहा भाई साहब, अगर करंट नहीं चेंज हो रहा तो फ्लक्स इसमें जो लिंक होगा वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो आंसर इज नो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन अ कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2:1। इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di अपॉन dt का वैल्यू उन्होंने बताया है 2/1। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, EMF को ये लिखते हैं क्या, EMF इज इक्वल टू L di अपॉन dt। अब L का वैल्यू उन्होंने 5 हेनरी बता दिया और di/dt का वैल्यू 2/1 बता दिया, तो 5 into 2 कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर कौन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है 10 आया था ना हमारा भी। हाँ, इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज -5। अब इंड्यूस यहाँ पे माइनस क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे ना जो ऑप्शन है ना उसमें माइनस और प्लस भी लिखा हुआ है। तो आप जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो यूज करना, -LDI/dt। -LDI/dt ये माइनस डायरेक्शन के लिए है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर यू विल गेट इज -10 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर इज -10। क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to field B। देखो जिस डायरेक्शन में फील्ड है अगर इसका प्लेन भी उसी डायरेक्शन में आ जाए, मान लो ये कॉइल है और कॉइल का प्लेन भी अगर इसी डायरेक्शन में आ जाए तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि कॉइल का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर नीचे आ जाएंगे, फील्ड इधर प्लेन इधर, तो फ्लक्स क्या होता है सर, BA cos थीटा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी हो जाए इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स P and Q कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियरर। ये तो अभी बताया था ना, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में कम हो जाएगा, बोथ P and Q डिक्रीजेस, ये तो अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 24। 25 क्या है, Faraday's laws are consequence of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फैराडेज लॉ बोल रहे हैं, मतलब लेंजेस लॉ। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन काम करता है, लेंजेस लॉ काम करता है। तो फैराडे लॉ जो इन्होंने बोला है यहाँ पर, वो लेंजेस लॉ के बारे में एक्चुअल में बात कर रहे हैं। तो लेंजेस लॉ किस पे काम है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे है। तो सी डी तो नहीं होगा, प्रीवियस में क्या था मेरे पास, एनर्जी था ना। तो 25 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? Direction of current induced in a wire moving in a magnetic field is found using, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड लेंजेस लॉ से फाइंड आउट करते हैं ना, है क्या हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, गलत बात है, इससे नहीं फाइंड आउट करते। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ, देखो इंड्यूस करंट के लिए ना, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या याद रखना है, ये जो जब नॉर्मल करंट होगा ना, नॉर्मल करंट होता है तो राइट हैंड रूल लगाते हैं, और जब इंड्यूस करंट होता है ना तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये सीधा सा बात याद रखना, जब भी मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर आपको नॉर्मल करंट दिखे, नॉर्मल करंट मतलब ऐसा करंट जो बैटरी के कारण फ्लो कराया गया है, अगर वहां कहीं पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े ना, तो वहां पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। सेम एफबीआई वैसा यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आंसर होगा, ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फिर 27, क्वेश्चन 27 अगर देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। Whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced in the circuit, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced in the circuit, सही लग रहा है। The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues, ये भी सही लग रहा है। The direction of induced EMF is given by Lenz's law, ये भी सही लग रहा है। Lenz's law is a consequence of the नॉट करेक्ट बताया गया है, नॉट करेक्ट। तो लेंजेस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गलत बात है भैया, ऑप्शन डी गलत है। लेंजेस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 27 के बाकी 3 ऑप्शन सही है, डी जो होगा वो गलत होगा, गलत ही अपना आंसर है, ठीक है। बहुत बार सही करना भी सही नहीं होता, कभी कभी गलत करने के भी मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy। बार बार एक क्वेश्चन दे के परेशान करने। क्वेश्चन नंबर 29, परेशान कर रहे हैं बस, टाइम बढ़ा रहे हैं भाई साहब, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी घर जाएंगे, अपनी भी छुट्टी होगी, आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, a solenoid is connected to a battery so that steady current flows through it. If an iron core is inserted into the solenoid, the current will, बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट अ स्टेडी करंट फ्लोज। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और स्टेडी करंट फ्लो कर रहा था, बिल्कुल सही बात है, फ्लोज थ्रू इट। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड, अगर मैं आयरन कोर को इंसर्ट कर दूं ना, तो मैंने इसके एल के वैल्यू को बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था ना, एल का वैल्यू सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप आयरन कोर प्लेस कर दोगे तो ये जो एल का वैल्यू है वो म्यू आर फैक्टर से, म्यू आर क्या है, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी से ये जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। अब अगर एल का वैल्यू बढ़ गया ना, तो ये जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। एल का वैल्यू बढ़ गया मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था, करंट विल, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट विल डिक्रीज। तो solenoid is connected to a battery so that steady current flows through it. If an iron core is inserted, तो current will decrease। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, करंट के बढ़ने को अपोज करेगा, तो करंट विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, there is a uniform magnetic field directed perpendicular
and into the plane of the paper. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर and into the plane of the paper. An irregular shaped conducting loop, irregular shaped conducting loop is slowly changing into a circular loop. एक irregular shape था, ये slowly इसने change कर लिया circular loop में. बिल्कुल अच्छा. Then the current. अब एक बात आपको पता होना चाहिए, कोई भी टू डायमेंशनल शेप के लिए ना एरिया ऑफ अ सर्कल इज विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू. कोई भी टू डायमेंशनल शेप ले लो, तो टू डायमेंशनल शेप में सेम डायमेंशन का रेडियस लेंथ अगर तुम सेम रखोगे तो एरिया विल हैव द मैक्सिमम एरिया. तो अगर यहाँ सर्कल विल हैव द दिस सर्कल विल हैव द मैक्सिमम एरिया. तो अगर इसका शेप चेंज होके सर्कल हो गया, मतलब इसमें से लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ गया. अगर इसमें से लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ गया, मतलब बढ़ता हुआ फ्लक्स इज द कॉज. तो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपने को क्या करना है, अपोज करना है. अब बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करना चाहिए, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए जो इस अंदर वाले फील्ड को अपोज कर सके. तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज लगा दूं, करंट का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज लगा दूं, तो राइट हैंड थंब रूल से इस इंड्यूस करंट के कारण जो फील्ड होता वो प्लेन के बाहर आ जाता. तो आंसर क्या हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द एंटी. बिल्कुल गलत है भाई. करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. एसी इज इंड्यूस्ड इन द लूप, ऑल्टरनेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप. हाँ हुआ. नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप, ये गलत बात है, गलत बात है. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करते हैं. तो जो ऑप्शन था, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही लग रहा है. एसी इज इंड्यूस्ड इन द लूप, ये पता नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है. एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, लेकिन जब पहला ऑप्शन साफ साफ सही लग रहा है तो उसी को मार्क करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी, करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग. अभी हम तो बात कर रहे थे, अगर करंट इसमें डिक्रीज होगा मतलब इसमें जो फ्लक्स लिंक है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसके कारण जो फील्ड होता ना, तुम अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो इसके कारण जो फील्ड होता वो इधर क्या है, इधर इधर अंदर है, इधर बाहर है, इधर डॉट होता है ऐसे. तो अगर इसके कारण करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. घटता हुआ फ्लक्स अगर कॉज है तो घटते हुए फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है. तो घटते हुए फ्लक्स को अपोज करने का मतलब है कि इसके कारण भी फील्ड ऐसा हो जाए जो बाहर आ जाए. इंड्यूस करंट के कारण भी जो फील्ड हो जाए वो बाहर आ जाए. तो अगर इंड्यूस करंट के कारण भी फील्ड बाहर चाहिए तो आंसर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए. क्लॉकवाइज होगा तभी वो क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31. Next is question number 32. Which of the following does not use the application of eddy current? ये याद करने वाली बात है. इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में एडी करंट यूज होता है, इंडक्टेंस फर्नेस में भी यूज होता है, एलईडी लाइट्स में हम क्या करते हैं, एडी करंट यूज नहीं करते. तो ये याद रखने वाली बात है, याद है ना, ये याद रख लेना. क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. अब what is the next question? Question number 33 है, the north pole of a bar magnet is rapidly introduced into a solenoid at one end, say A. Which of the following statement correctly depicts the phenomena taking place? No induced EMF is developed. नहीं, अगर तुम उसको rapidly लेके जाओगे तो induced EMF तो आएगा. The end A of the solenoid behaves like a south pole. अच्छा देखो, ये मेरे पास एक पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल नॉर्थ पोल. द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सोलेनॉइड. अब अगर ये सोलेनॉइड है, अगर तुम इसको रैपिडली इसके अंदर लेके आओगे तो मैग्नेट का पास आना इंड्यूस ईएमएफ का कॉज होगा. तो अपने ही कॉज को अगर अपोज करना है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, द एंड ए, ये जो एंड ए है, एंड ए में द एंड ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल. ये तो गलत बात हो गया. एंड ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, ये बिल्कुल सही बात है. तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 34. A metal plate can be heated by passing either a direct or alternating current through a plate. metal plate को हीट करना है, हीट करने के लिए कर सकते हैं. Placing in a time varying magnetic field. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ना तो एडी करंट जनरेट हो जाएगा. अगर आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एडी करंट हो जाएगा. एडी करंट है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण, जूल्स ऑफ हीटिंग कारण यहां पर भी जनरेट हो सकता है.
डायरेक्ट और एसी करंट पास करा दो तभी होगा। प्लेसिंग अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी हो जाएगा। प्लेसिंग इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बट डज नॉट वैरी विद टाइम, डज नॉट वैरी विद टाइम, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है लेकिन टाइम में नहीं हो रहा, नहीं तो अगर टाइम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे तो डी फाइव बी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो इसमें नहीं होने वाला। तो बोथ ए एंड बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है, तो 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाइव बी अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होने पर हम बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं खतरनाक होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की पसीने छूट जाते हैं अगर थोड़ा मुश्किल या थोड़ा घुमा के पूछा जाए तो। एडी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। गलत बात, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में एडी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कॉइल को अगर चेंज कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है तो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एडी करेंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। अपने को कौन सा बात बताना है, सही या गलत? गलत बताना था शायद। प्रीवियस में क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, तो पहला दो तो सही लग रहा है। इंडक्शन फर्नेस यूजेस एडी करंट टू प्रोड्यूस हीट, ये भी बिल्कुल सही बात है। एडी करंट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन्स। एडी करंट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन्स। ये भी तो करते ही हैं। इंडक्शन फर्नेस यूजेस एडी करंट, ये भी करते हैं। एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ही ऑप्शन गलत है क्या? एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये देखो, ये उसमें कैसा है ना, एडी करंट प्रोड्यूस कराने के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराना है। अब मैग्नेटिक, ये 100% गलत नहीं है। जैसे अगर क्या है, मान लो मैं बोलूं कि दो मैग्नेट्स के ऐसे ऐसे पोल है और मैं अगर क्या करूंगा, एक प्लेट को ऐसे ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन फ्लक्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फ्लक्स, तब ये क्या हो जाता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता। ये तो 100% रॉन्ग नहीं है, ये सही है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए क्या करेंगे, 35 का ए मार्क कर देते हैं, लेकिन वो 100% रॉन्ग नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 36, if number of turns in primary and secondary coils is increased to 2 times each, the mutual inductance। देखो, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, वो N1 और N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स दोनों को 2 टाइम्स अगर कर दोगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, when the rate of change of current is unity, मतलब di upon dt जो है अगर 1 है, the induced EMF is equal to, अच्छा induced EMF क्या होता है, induced EMF is L di upon dt। तो induced EMF क्या हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर, थिकनेस ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। 37 का करेक्ट आंसर है सी। देखो ये सब ना बेसिक बेसिक, अगर तुम फॉर्मूलाज एनसीईआरटी बुक का थोड़ा थोड़ा तुम अगर क्विक रिवीजन भी कर लोगे ना, या वो जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया है वो थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं हो रहे, हालत खराब हो गई बोलते बोलते। 38 क्या है, टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस एल ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो वही बात होगी ना, दो इंडक्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले देखा था तो वापस से बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, अ स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाई इन द एक्स वाई प्लेन। देखो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। अगर एक स्क्वायर है ऑफ साइड एल मीटर्स लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में अगर ऐसा होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखोगे ना तो वो लिख देंगे एल स्क्वायर के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लेन इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी नॉट 1 i cap 3 j cap plus 4 k cap where b naught is constant, the magnitude of flux is। फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना है तो बी वेक्टर और
एरिया वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा। अब अगर तुम डॉट करोगे ना तो बेसिक डॉट का रिलेशन क्या होता है, आई और के का डॉट 0 हो जाता है, जे और के का डॉट 0 हो जाता है, तो के और के का डॉट कर दो। तो यहाँ पर 4b0 L² होना चाहिए, 4b0 L² वेबर। 39 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको एरिया वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द एरिया के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, a loop made of straight edges has 6 corners, straight edges b c d, इतना इतना, the magnitude of, देखो ये ऐसा होगा, ऐसा कुछ। a loop is made of straight edges, ये a है, अगर this is x, this is y and this is z, ठीक है। a 0,0,0, b is ये, this is point b, ठीक है। c कौन सा है, तो ये पॉइंट c लग रहा है, x और y है। d कौन सा है, 0,L,0, दिस इज पॉइंट d, दिस इज पॉइंट e, दिस इज पॉइंट f, f इधर होगा, सॉरी दिस इज पॉइंट f, ठीक है। बस a b c d e f ऐसा बताया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इज I कैप K कैप प्रेजेंट इन द रीजन, ये मेरे को कैलकुलेशन करवाएगा। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप A B C D E F A, A B C D E F A, अच्छा इतना ही है सिर्फ, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें फ्लक्स देखना है, ठीक है। तो अगर मेरे को फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसका अगर आप एरिया वेक्टर लिखोगे तो ये इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, उधर उधर कहीं पर हो जाएगा, के कैप लिख देंगे, तो के कैप लिख देंगे तो ये मेरे पास क्या है, ईच साइड इज एल ना, तो ए बी सी डी इसका हो गया L², और ये अगर z इधर है तो ये माइनस में के कैप लिख देंगे। देखो इस वाले का एरिया वेक्टर उधर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखोगे, ऐसा मैंने करंट का डायरेक्शन में से मान लिया, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा L², और I के ऑपोजिट है तो माइनस में I कैप, ठीक है, L² I कैप। अब अगर फील्ड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फील्ड इज I प्लस के, ठीक है, तो के का टर्म इधर भी है और के का टर्म इधर भी है, तो आसान है ना, ये के और इस के का मल्टीप्लीकेशन कर दो -L², इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो -L², -2L² वेबर हमारा आंसर होना चाहिए। है क्या ऐसा ऑप्शन? अच्छा बी नॉट, फील्ड भी तो है भाई साहब, फील्ड भी तो है, बी नॉट 2 बी नॉट L², 2 बी नॉट, यहाँ पे ये बी नॉट आई कैप के कैप है तो यहाँ पर बी नॉट भी आएगा, तो 2 बी नॉट L² हमारा आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस माइनस से डरना नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन इज 2 बी नॉट L²। बस याद रखना ये जो डायग्राम था ना, इसमें ऐसे था लूप, ऐसे चला गया, ऐसे जा गया और ऐसे खत्म हो गया। तो हमने क्या किया ना, ये देखो ये वाला लूप कंप्लीट नहीं है, तो इस वाले लूप को ना मैंने ऐसे कंप्लीट किया, मैंने अपने मर्जी से यहाँ पर एक लाइन बना दिया, तो ये लूप कंप्लीट हो गया, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैंने इधर भी एक लाइन बना दिया, जितना करंट नीचे उतना करंट ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया। तो मैंने एक लूप ये बनाया, फर्स्ट लूप, और ये सेकंड लूप, दोनों का एरिया वेक्टर लिखा, ऐड कर दिया और मल्टीप्लिकेशन किया, तो सॉल्व करने से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 अगर देखोगे, an induced EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. This is not due to coil being in time varying। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो दिस इज नॉट ड्यू टू, किसके कारण नहीं होगा, तो कॉइल बीइंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके कारण तो होगा क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें भी हो सकता है। कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में सीधा सीधा मूव कर रहा होगा तब ये नहीं हो सकता, इसके कारण नहीं हो सकता। डी भी देख लेते क्या है, द कॉइल इज स्टेशनरी इन एक्सटर्नल स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी, अगर फील्ड वैरी कर रहा है मतलब फ्लक्स वैरी करेगा, तो फ्लक्स विच डज नॉट चेंज विद टाइम, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक, ये आंसर होना भाई चाहिए भाई साहब।
देखो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो स्पेस में चेंज हो रहा है। मतलब अगर कॉइल ऐसे स्टेशनरी रखा है तो यहाँ का फील्ड अलग है, यहाँ का फील्ड अलग है, यहाँ का फील्ड अलग है, यहाँ का फील्ड अलग है। लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे तो इस एरिया से जो नेट फ्लक्स हुआ वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। लेकिन जब आप हमेशा देखोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो कांस्टेंट है ना। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 41 का आंसर डी होगा। अच्छा, ये अब ये बोल रहे थे सर, आप तो इसको भी बोल रहे थे, कॉइल मूविंग इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा ना, उस केस में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है, एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है। तो सी से ज्यादा सही आंसर कौन है? डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग द करंट इन। पता नहीं क्या है। अच्छा 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 अच्छा, देखो यहां पर क्या है, ए बी इज केप्ट स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी रख के अपन इसको अगर आगे ले जाना स्टार्ट करेंगे। अब अगर तुम कॉइल को पास लेके आओगे, देखो इसके कारण फील्ड क्या होगा, ऐसे, ये अगर ऐसे है तो इसमें से फील्ड लाइंस, अगर ये ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे लिंक होंगे। तो जैसे जैसे आप इसको पास लेके जाओगे, इसमें से जो फ्लक्स लिंक होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर फ्लक्स लिंक बढ़ता चला जाएगा, इसके कारण जो फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो अंदर चला जाएगा। तो अगर इसमें फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कर सके। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कर सके, इसका मतलब क्या है, अगर ये क्लॉकवाइज हो जाए ना तो फील्ड का डायरेक्शन, इस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर आ जाएगा। अगर वो बाहर आ जाएगा तो अपने को काम बन जाएगा। तो देयर इज कांस्टेंट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं। देयर इज अ वेरिंग करंट इन ए, वेरिंग करंट इन ए, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा अपने। देयर इज नो करंट, ये बिल्कुल गलत है। देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कांस्टेंट करंट है और इन, ये कौन सा डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दो तीन और क्वेश्चन है, अब मैं इतना छोड़ देता हूं, ये आप सर्च करना, सॉल्व करना, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूं अब।